अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बयानिया से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम रेगुलरली फवाद अहमद साहब करते हैं, लेकिन अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आज वो इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं करेंगे। उनकी जगह मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत के जिसमें हमें एक भूचाल नजर आता है, एक हलचल नजर आती है कि जहां पर हम देखते हैं कि वही एक हल्के कि जहां पर हमने इससे पहले देखा कि कुछ 9 मई के केसेस में पीटीआई के खास तौर पर वो लोग कि जिनका किसी ना किसी एफआईआर में नाम था, किसी ना किसी मुकदमे में नाम था, जब उनको सजा दी गई तो ये हल्के फारिग हुए। उसके बाद आज उन पर इंतखाब, जहां पर नून लीग और पीटीआई एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब से कुछ देर के ये जो रिजल्ट्स हैं, हतमी रिजल्ट्स भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन अमूमी तासुर क्या है, मामलात किस जानिब जा रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इस पर बात करना चाहेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम्माद हसन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और इसके साथ साथ एसार राना साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम्माद हसन साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हम्माद साहब, क्या कहेंगे कि नून लीग के लिए ये इस इलेक्शन में जीत कितनी जरूरी है, लेकिन जो एक अमूमी तासुर आता है, आपको क्या लगता है वैसे पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या पीटीआई इस इलेक्शन में शामिल है भी या नहीं। अगर हम देखें तो जो हम्माद हज़र का हल्का है, मियां अज़हर साहब की वफ़ात के बाद जो खाली हुआ था, उस पर भी इलेक्शन हो रहा है, उस पर भी पीटीआई पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ जो हरीपुर का हल्का है, जो उमर अयूब साहब के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खाली हुआ है, उस पर भी उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन बाकी हल्कों में बाइकाट किया है। तो क्या जो एलीट क्लास मौजूद है पीटीआई के अंदर, वो उन पे कोई पार्टी पॉलिसी उन पे लागू नहीं हो रही है, वो अपने हलकों को नहीं छोड़ेंगे। अगर उमर अयूब नाल हो गए तो उनकी अहलिया असम्बली में आएगी। अगर मियां अज़हर साहब का इंतकाल हो गया तो फिर उनका बेटा या उनका कोई करीबी अजीज़ असम्बली में आएगा, वो हल्के को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो दूसरे एलीट नहीं होते वो उन पे पार्टी पॉलिसी लागू रहेगी, उन पे पाबंदी लगी रहेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग की तो मकबूलियत रही नहीं। मुस्लिम लीग तो मकबूलियत से हाथ धो बैठे हैं, वो तो खाली आते। उनके लिए तो ऐसा मैदान चाहिए कि कोई मुकाबले में हो ही नहीं, और उनकी मकबूलियत क्यों न जाए। उन्होंने क्या डिलीवर किया है, यानी उनको तकरीबन 2 साल होने को है। वो बताए इस्तिस्ने दे रहे हैं, 26वीं तरमीम ला रहे हैं, 27वीं तरमीम ला रहे हैं, अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, इस्तिस्नाए दे रहे हैं, तो उन्होंने अवाम को किया दिया है। लेकिन उनकी कोई कामयाबी ऐसी है जिस जी अच्छा, कथा कलामी की माजरत, लेकिन नून लीग का बयानिया हम रोज देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। वो कहते हैं हमने तो ये भी कर दिया और हमने वो कुछ कर दिया जो शायद पाकिस्तान की इतनी लंबी जो हिस्ट्री है उसमें कभी हुआ नहीं। वो तो अपने आप को एक चैंपियन के तौर पर इस वक्त बता रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मुझे 100% इत्तेफाक है कि वो यही कह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारे सामने क्या हकाइक हैं। जो 27वीं तरमीम के जरिए जिन लोगों को इस्तिस्ना दिया गया, तो क्या अवाम को उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? अदलिया को तकसीम कर दिया, अदलिया को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। पहले से अदलिया का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वो वज़ीर आज़म को फांसियाँ देते रहे, उनको जलावतन करते रहे, उनको जेलों में डालते रहे, और वो जो रही सही कसर थी वो भी इस हुकूमत ने पूरी कर दी। तो हमें बताया जाए ना कि अवामी हवाले से, मईशत के हवाले से दावे तो हम रोज़ रोज़ सुनते हैं कि ये कामयाबी मिली, ये कामयाबी मिली, लेकिन क्या महंगाई में कमी आई है? क्या अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है? क्या गवर्नेंस के हवाले से बेहतरी आई है? कुछ भी नहीं हुआ है। IMF की रिपोर्ट आई है, करप्शन के बहुत सारे इल्जामात भी सामने आए। तो दोनों को जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो वो भी यही करते रहे। उन्होंने भी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया था, वो भी आमराना कुव्वतों के साथ खड़े थे। आज मुस्लिम लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वो भी उसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं। रहे अवाम तो मुझे बताया जाए अगर किसी के पास कोई हकायक हो, क्योंकि मैं तो बहैसियत सहाफ़ी सारा दिन ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे सामने तो कोई ऐसे हकायक सामने नहीं आते कि मैं कहूँ कि अवाम को ये रिलीफ दिया गया है।
ठीक, अच्छा चलें इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इसार राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इसार राना साहब, क्या देखते हैं, अभी जो एक बात की, एक दो पॉइंट्स तो थे, लेकिन पहला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मौरूसी सियासत की बात होती है कि अब मैं नहीं कर रहा तो मेरा ही कोई फैमिली मेंबर जो है वो आगे आ जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक तो हम मौरूसी सियासत पर तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब KPK में एक ऐसा वजीर आला आ जाता है कि जो कि मौरूसी सियासत में से नहीं नजर आता, तो उस पर फिर तनकीद भी की जाती है कि ये कहां से आ गया। तो क्या समझते हैं, क्या ये इस वक्त हमारी सियासत का एक दोगलापन नहीं? देखिए, इमरान खान से आपको 100 गिले हो सकते हैं, लेकिन ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने एक पंजाब का सबसे बड़ा पाकिस्तान के सूबे का वजीर आला एक ऐसे आदमी को लगा दिया जो जिसके मुतालिक लोग कहते हैं वो तो अपने गांव में बकरियां चराता था। अब एक ऐसे आदमी को KPK का वजीर आला लगा दिया जिसके बैंक अकाउंट में 4.5 लाख 5 लाख थे। तो इनकलाब तो जाहिर है एकदम तो नहीं आता और चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं, तब्दीली। तो अगर कोई सुहेल आफरीदी के ऊपर तनकीद करता है तो मुझे नहीं समझ आती कि उसके पीछे असल मोटिव क्या है, क्योंकि सुहेल आफरीदी को 3 तरफ से हमलों का सामना है। एक तरफ से तो जाहिर है वो इदारों के साथ टकराव में, दूसरी तरफ उसकी पॉलिटिकल मुखालिफ पार्टियां हैं, तीसरी विद इन द पार्टी जो उसको मुखालफत का सामना है वो अलग है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझ रहे थे कि वो कोई वॉरियर टाइप लड़का है और जंगजू है, लेकिन उसने जिस तरह KPK में इस्लाहात की हैं, कैसे जिस तरह वो वहां काम कर रहा है और पॉलिटिकली काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो तनकीद करने वाले करते रहे। हमारे पास, जैसे मैं तजिया निगार हूं, हमारे पास और है क्या? कीड़े निकालने के अलावा या करने के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। 20 और 21 में 6% कम हो गई थी। तो आखिर ऐसा उस शख्स से क्या जुर्म हुआ था कि आपने उसको लोगों के जमीर खरीद के और क्या कहते हैं उसके खिलाफ अदम एतमाद लाए और फिर उसके बाद उसके साथ उसकी जमात को उठा के बाहर फेंक दिया? इसलिए फेंका था कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे चले जाए, इसलिए फेंका था कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है खत गुर्बत से नीचे गिर जाए, इसलिए फेंका था कि 553 अरब रुपए की क्या नाम है आप करप्शन कर सके। वो तो एक्टिंग देखें, जो माशाल्लाह जो लाडले एनालिस्ट हैं जिन्हें हर बात में PTI के कीड़े नजर आते थे, वो पता है बयान ये क्या उनका कि जो हुकूमत ने खुद करवाई है ये रिपोर्ट जारी ताकि वो इसके बहाने ये कर सके। और वही है कि चोर भी आके चोरो चोर, लोग शोर मचा रहे हो ना, चोर के पीछे भाग रहे हो, चोर चोर, तो चोर भी उनमें रल गए, चोर चोर। ओ भाईजान तुसी जवाब दो, आप जवाब दें। 553 अरब की तो जो करप्शन की है वो कहां है, किसने की है, दें जवाब उसका। IMF कहता है कि आपकी अदलिया जो है वो सबसे वर्स्ट इदारा है पाकिस्तान का। अब दें जवाब। जो करोड़ों रुपए की मराहत लेते हैं जनाब, गाड़ियां, बंगले, कोठियां, और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम इन्होंने तबाह कर दिया। और इसके बाद बड़े फख्र से कहते हैं कि हम जनाब अब आइन और फला कोड़ा का आइन है, कितने आइन। अब वो एक अफगानिस्तानी से किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा तुम क्या करते हो, तो उसने कहा जी मैं शिपिंग का वजीर हूं। उन्होंने कहा तो शिपा है ही नहीं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कानून का वजीर फिर क्यों होता है। अजीब हम कर रहे हैं और हम परफॉर्मेंस पे वोट मिलेंगे, परफॉर्मेंस पे। और लाहौर में अभी मैं दिखाऊं आपको PTI वालों को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे उनके कैंप उखाड़े गए, कैसे उन्हें इलेक्शन कैंपेन से रोका गया। इस तरह करके अगर आपने पाकिस्तान चलाना है और इसको जमहूरियत का नाम देते हैं तो भाई देते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमाद हसन साहब, अभी जो है इसार राना साहब ने जो बात की है, यकीनी तौर पर हमें वो मामला भी नजर आता है, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, जब PTI की हुकूमत थी उसने भी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हम उनके आशारिये देखते हैं तो आज की हुकूमत से कि जो दावे ही बार बार ये करती है कि हमने बहुत परफॉर्म कर लिया, लेकिन उनके इन दावों के बावजूद जो इशारिये हैं वो उस दौर के हमें बेहतर नजर आते हैं। देखिए, अशारिये अगर बेहतर हो रहे हैं तो वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? यानी मुआशी हवाले से कौन सी बेहतरी आई है? मेरा सवाल तो यही है। अगर मुआशी हवाले से मुल्क उठने लगा है, बेहतरी आ रही है, तो फिर वो आवाम तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक ऐसी कोई शहादत दस्तयाब नहीं है कि आवाम को ये रिलीफ मिला है। रही बात इमरान खान की, तो देखिए वो इनसे भी ज़्यादा गए गुजरे लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उनके दौर में क्या होता रहा, उन्होंने बकरियां चराने वाले को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया,
लेकिन फिर उसने उस पंजाब के साथ किया उस पंजाब में फरागोगी आ गई, उस पंजाब में ताहिर खुर्शीद आ गए, उस पंजाब में जादू टोने आ गए, उस पंजाब में बदतरीन करप्शन होने लगी, मुनस इलाही तक और किस किस तक मामलात जाने लगे। खैबर पुख्तनख्वा में वो अली अमीन गंडापुर को ले आए, 40 अरब का करप्शन सिर्फ कोहिस्तान स्कैंडल का। एक मिनट मुझे आप अपनी बात मुकम्मल करें। 40 अरब का करप्शन जी 40 अरब का करप्शन स्कैंडल सिर्फ कोहिस्तान में आया। एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्टिंग ट्रांसफर पे जिस तरह सौदे होने लगे, CNW में जो कुछ होने लगा, तो ये तमाम मामलात भी सामने आए। तो वो कोई ऐसे लेकिन हमाद साहब है तो पूरा सिस्टम ना नहीं है। हमाद साहब है तो पूरा जमहूरी हवाले से यही एक मिनट, जमहूरी हवाले से यही इमरान खान थे जिन्होंने सेनेट में 34 मेंबरान के जरिए अपोजिशन के 65 मेंबरान को शिकस्त दी थी, क्योंकि कर्नल लियाकत उस वक्त इस पार्लियामेंट चला रहे थे। यही इमरान खान थे जब जस्टिस वकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को फांसी पर लटकाने का फैसला दिया, तो इमरान खान वकार सेठ को पागल आदमी कहकर मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए थे, आज खुद भी भुगत रहे हैं। तो देखें ये इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इनसे भी आगे का है। हाँ, वो कोई आइडियल नहीं थे और न हम उनको आइडियल बना सकते हैं। वो इन्हीं आमराना कुव्वतों के साथ खड़े थे। 2011 में उनकी पार्टी का उरूज हुआ था, किन बुनियादों पर हुआ था, किसने सपोर्ट किया था, ये सब कुछ हमारे सामने है। हम बहैसियत सहाफ़ी यही बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातें नेशनल डायलॉग को आगे बढ़ाए, बैठे बात करे, जमहूरियत को मजबूत करे, आईन और कानून को सुपरमेसी दे, आईन और कानून को बालादस्त बनाए, पार्लियामेंट को मजबूत करें। ये जब तक नहीं होगा, जब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, बारी बारी इक़्तिदार में भी आते रहेंगे, बारी बारी जेलों में भी जाते रहेंगे। ठीक, अच्छा इसार राना साहब, जो बात होती है कि आमराना कुव्वतों के साथ ये सभी मिलकर आते हैं, उनके बगैर आने का कोई रास्ता है अभी कि यहां पर जो है जिन आमराना कुव्वतों की बार बार बात की जाती है, क्या उनके बगैर भी आया जा सकता है इक़्तिदार? देखें, बात यह है कि आपने भाई तूने ये तो कर दी बच्चों जैसी बात, कोई कैसे पा सकता है जुगनू के भेद? कोई नहीं पा सकता। 1947 से लेके आज तक ये जुमला जो आपने कहा, ये तो बड़ा खौफनाक है। आप पे तो कोई मुकदमा बच जाना चाहिए। अमराना कुव्वत भाई वही जमहूरी कुव्वत है। बिल्कुल, जमहूरियत उनके ही नाम से कायम दायम रहती है, ठीक है ना। और अगर हमाद साहब की ये तनकीद बड़ी थी ना, हमाद साहब की बड़ी साफ सुथरी सी तनकीद है कि वो भी खड़े थे, ये भी खड़े हैं। तो मैं सुन नहीं पाया हमाद साहब के राना साहब ने क्या कहा, मैं बात सुन नहीं पाया। अच्छा चले, अभी ठीक है, वो मैं जरा उनकी बात कंप्लीट हो जाए, जरा देख लीजिएगा अभी पीछे से। तो जी बात कीजिएगा। बात यह है जी कि अगर इमरान खान ने सेनेट में ऐसा किया तो उसने गलत किया। इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। इमरान खान को भी अच्छे प्रेसिडेंट कुछ बनाने चाहिए, ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह है कि लेकिन इमरान खान के दौर का जब हम इस दौर से मुआवजा करते हैं तो जरा गैर जानिबदारी से देखें तो इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च भी हुए, धरने भी दिए गए। इमरान खान के दौर में जनाब अली बिलावल भुट्टो साहब भी लेके आए, मौलाना फजलुर रहमान, तो कोई गिरफ्तारी हुई थी? कहीं रास्ता रोका गया था? ये क्यों है कि अब अगर आप पाकिस्तान के किसी कोने में केपीके के अलावा आप एक पार्टी का परचम लेके बाहर निकले तो आपको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। सेनेटर मुश्ताक को परसों क्यों गिरफ्तार किया गया? वो तो पीटीआई का नारा नहीं लगा रहे थे। सेनेटर मुश्ताक तो गाजा के लोगों की बात कर रहे थे, तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या कोई अनसीन सा स्क्रिप्ट हम है जिसके ऊपर हम चल रहे, जिसके अंदर हम गाजा के लिए हक में बात नहीं? जमाते इस्लामी को तो हम मीनारे पाकिस्तान के अंदर 3 दिन का खुला कहते, खुले खाओ थे, खुले खाओ है। लेकिन कोई दूसरी पार्टी अगर 1-2 बंदे भी बाहर निकले तो आप उन्हें पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या इमरान खान के दौर में भी इतना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन था? इमरान खान के दौर में तो जो जीडीपी था वो 5.7 था। उसके दौर में तो लंगर खाने भी चलते थे, आरजी का क्यामगाह भी थी। उसके दौर में दुनिया का बेहतरीन हेल्थ कार्ड सिस्टम भी चल रहा था। अब 25 बिलियन जो थे हमारे खजाने में भी जमा थे।
कोविड के 2 साल जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने उस कोविड का मुकाबला किया और उसमें ग्रो किया। फैसलाबाद की इंडस्ट्री आसमानों तक पहुंची। तो हम जब मुआवजा करते हैं तो थोड़ा सा हमें गुंजाइश देनी चाहिए। इमरान खान का अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उसने कंधा इस्तेमाल किया, मैं कह रहा हूं कि उसे नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसके इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के बगैर कोई बंदा इस पाकिस्तान में हुक्मरान बन ही नहीं सकता। तो लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के और इसके दौर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तब लोग खुशहाल नहीं थे तो बदहाल भी नहीं थे। आज तो जो करोड़ोंपति है वो भी बदहाल है, वो भी कह रहे हैं मैं क्या करूं। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए। कश्तियों में जाके मर रहे हैं लोग, अपनी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं। और अगर हम इस दौर का उस दौर से मुआवजा करके कहेंगे जी वो भी बुरा था, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हमाद भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। हमाद साहब, मैं जो फिर दोबारा दोहराता हूं, वो इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने अपने दौर में जो इस्लाहात की, उनसे इनकार मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। आप पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से आ गया। तो नाज़रीन, मामलात किस तरफ जाते हैं, क्या मामलात बनते हैं, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत के बदलते दिन रातों पर। तो नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कुछ ऐसे इशूज जो यकीनी तौर पर झुटलाए नहीं जा सकते, जिनको पीछे नहीं किया जा सकता, और उसमें एक अफगानिस्तान का इशू भी है। इसी हवाले से बात करने के लिए अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो हम देखते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं आती, और खासतौर पर जो बॉर्डर की बंदिश है, अफगान मईशत इस वक्त मुश्किल में नजर आती है। माहाना $200 मिलियन नुकसान बताया जा रहा है। तो अब क्या देखते हैं कि जिस तरह से एक चपकलिश एक बढ़ाई गई, उसको उस लेवल पे ले जाया गया, तो ये तो यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के अवाम के लिए नुकसानदेह है। तो ये क्यों नहीं समझते ममालिक के हुक्मरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो है जो मामलात हैं वो उनकी हुकूमत की वजह से ख़राब हैं। पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा से अफगान अवाम के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ और खुश असलूबी से पेश आई, अंसार मदीना का किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अवाम से अवाम का राब्ता जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। उसके लिए कोशिशें और काविशें जारी करनी चाहिए। दूसरी जानिब जो है अफगान हुकूमत ज़ाहिर है उनको जो पैसा दे रहा है भारत, तो वो भारत के गुण गाते हैं। दूसरी जानिब जो है तकरीबन $84 मिलियन उनको हर माह जो है वो अमेरिका की जानिब से आ रहा है, और ये बात तो खुद अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो $200 मिलियन का फिगर है वो बहुत बड़ा फिगर है। पाकिस्तान का अनऑफिशियल ट्रेड उनके साथ $6.5 बिलियन का था, जो कि ऑफिशियल था, ज़ाहिर है मतलब। लेकिन इसके अंदर जो $10 बिलियन का अफगान ट्रांजिट ट्रेड, जिसके मद के अंदर वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो दोनों ममालिक को हासिल होती थी, वो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। पाकिस्तान को भी जो है मुश्किलात इसमें पेश आएंगी, हमारे कारोबारी तबके को, और उनको भी ज्यादा आएंगी। अब जैसे फ्रूट या सब्जी, जो इसका सबसे बड़ी खरीदार जो है वो पाकिस्तान था, अब वो जाहिर है अंगूर की पेटी है वो इस टाइम पे ₹200 किलो बिक रही है, ₹200 की पूरी पेटी बिक रही है। अब आप अंदाजा करें कि क्या है, ₹50 का जो के 3 किलो अनार जो है वो बिक रहे हैं। तो इससे साबित ये होता है कि वहां की जो मईशत है उसको बुरी तरीके से धचका लगा है, सिर्फ भारत दोस्ती के अंदर। और भारत दोस्ती कौन कर रहा है? उनकी हुकूमत, जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके नतीजे में अवाम में बेचैनी का रद्द अमल जो है वो लाजमी है। और वहां के बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये तकाजा कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे भी राब्ता किया है, कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो है वो मामलात को बेहतर होना चाहिए और भारत के साथ ताल्लुकात को दूरी लाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अफगान हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हमने 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ तमाम कारोबार खत्म कर देना है, और जो नहीं करेगा खत्म उसके खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री के लिए जरूरी है कि अगर वो पोर्ट पे पहुंचना है तो उसको पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। जो वो कह रहे हैं कि चाबहार चले जाएंगे, तो पहली बात यह है कि ईरान इस टाइम पे फुल ऑन बोर्ड है पाकिस्तान के साथ, और ईरान कोई ऐसा काम नहीं करेगा
जिससे पाकिस्तान के जो बुनियादी इंटरेस्ट हैं उनको जो है ड्रॉप पहुंचे, और खास तौर पे तब जब वो रूस के अंदर कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद था, जब 5 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में नाचाकी पैदा हुई और उन्होंने हम पर एक नाजायज हमला किया, तो उससे एक रोज कबल जो है 5 ममालिक की कॉन्फ्रेंस जो कि रूस में मुनक्कद थी, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और रूस, तो उसके दरमियान में भी ईरान का स्टांस जो था वो पाकिस्तान की तरफ से था। और अब जो है जो खास तौर पे जो हिराती ग्रुप है, हिरात के रहने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर भी जो है ईरान का इन्फ्लुएंस है, जिसने पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए उनको हदायत की है। तो चाबहार का पोर्ट जिसके ऊपर हालिया अभी अमेरिका ने पाबंदियां भी आयद की हैं, अफगानिस्तान उनसे ट्रेड करके जो है वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब जो इंडिया है, इंडिया का अगर आप देखें कि उनको सिर्फ स्पेशल फ्लाइट्स चलानी पड़ेंगी, और स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं उस कितने भाव में वो फिर बिकेंगी और कितना उनको जो है इसका नुकसान होगा, ये आप मेरे ख्याल में बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। अच्छा हमाद हसन साहब, जो अब हमने एक और बयान देखा, इख्तियार वली साहब की जानिब से बयान दिया गया कि वजीर आला के इलाके में मनशियात के कारखाने हैं, तो ये एक सियासत, और इस सियासत में इस किस्म के इल्जामात लगाना, क्योंकि अगर मनशियात के कारखाने हैं तो वो मनशियात के कारखाने खत्म करना, उन तमाम के हवाले से जो भी बंदोबस्त करना है, वो तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इस सिलसिले में आगे होने चाहिए, कि ना कि सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम धर दिया और इल्जाम धर के जो है पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। देखिए अजीब मामला है इस मुल्क में, अचानक कोई बयानिया नमूदार हो जाता है और कहते हैं आप इसको फॉलो करें। अफगान ट्रेड से पाकिस्तान को 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर नुकसान हो रहा है, लेकिन 1960 से चलता अफगान ट्रेड पहले नुकसान में नहीं था। अब चंद दिन हुए हमें पता चला कि हमें तो इतना नुकसान हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, तो तिरा के हवाले से अगर इख्तियार वली या कुछ और लोग ये बात कर रहे हैं तो क्या ये अब से हो रहा है? मैं वहाँ के हकाइक आपके सामने रखता हूँ। देखे तिरा, मेरा अपना ताल्लुक पुख्तनख्वा से, मैं उन डायनेमिक्स को जानता हूँ। तिरा एक इंतहाई ठंडा और पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर आज से तकरीबन 70-80 साल पहले चतराल और कंदहार से कुछ लोग एक तुख्म लेकर आए और उस तुख्म से एक मखसूस किस्म का भंग उगता था, और ये होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें उगती है। वो जब इन्होंने उगाए तो उससे चर्स बन रही थी। अब इन लोगों का जरिए मुआश यही बन गया, और वहाँ पे कोई बड़ी ज़मीनें भी नहीं है, ज़ाती मुल्कियतें भी नहीं होती, वो फाटा था। वहाँ पे किसी की 2 कनाल ज़मीन थी, किसी की 3 कनाल, वो इसको बेचते थे और पूरे साल का खर्चा उनका निकल आता था। वो खर्चा भी 1-2 लाख से ज़्यादा नहीं होता। कल भी मेरे वहाँ एक आदमी से बात हुई, उसने कहा कि मेरे 1.5 कनाल से मेरे 80,000 का खर्चा निकल आया, क्या 1 साल के लिए ये काफ़ी है? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत सपोर्ट करे और इस चीज़ को ख़त्म करे। यहाँ पर ज़ाफ़रान हो सकती है, ज़ाफ़रान को काश्त करे, लोबिया, आलू के लिए ज़रा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे ताकि हम उसको उगाए। हम तो खुद इससे तंग है और हमें नुकसान हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक और बात, सुहेल अफरीदी की अपनी ज़ाती मलकियत कोई नहीं है तिरा में। सुहेल अफरीदी का ख़ानदान 60 साल पहले पेशावर शिफ्ट हो गया था। इनके वालिद भी यहाँ पढ़ते रहे, इनके चचा भी पढ़ते रहे, इन्होंने पलट कर तिरा को देखा भी नहीं। इनकी कोई 6-7 कनाल एक खेत है, और वो खेत इनके एक अजीज है, मैं उनका नाम भी जानता हूं लेकिन मीडिया में उनका नाम नहीं लूंगा। वो खेत अब उनके पास है गुज़श्ता 40-50 साल से। तो ये तासुर सरासर गलत है कि सुहेल अफरीदी की जमीनों पर भंग काश्त होती है। भाई उनकी जमीनें वहां पे है नहीं, वहां पे किसी की जमीन है भी तो 1-2 कनाल से ज्यादा नहीं। तो ये तो मौज एक प्रोपेगेंडा है, और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह पीटीआई वाले भी करते हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग वाले भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक, राणा साहब ये भी बताइएगा कि अब जो हम देखते हैं कि एक किस्म की जो सियासत में एक जो मौरूसी सियासत का इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर फिर एक दफ़ा वही मामलात नज़र आते हैं, जैसे NA 129 में फॉर्म 45 गायब होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसको फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बेबुनियाद है। तो जहाँ पर एक जानिब मुख्तलिफ और इल्ज़ामात हैं, वहाँ पर फिर इस किस्म के इल्ज़ामात भी आते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए इस तमाम सूरत हाल में, वो हमें नज़र नहीं आती,
और एंड पे फिर इसी चीज का एडवांटेज लेकर उन नताइज के ऊपर सवालात उठा दिए जाते हैं। नहीं, आप एक बात समझे जी, देखिए, अगर इस सिस्टम में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश होती तो ये लोग जो मुख्तलिफ जगहों से फारिग किए गए हैं 9 मई के हवाले से, तो वो ना होते। और अब हो गए हैं तो दोबारा इंतखाबात इसलिए थोड़ी हो रहा है कि फिर पीटीआई ही कोई जिता दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और ये निजाम इस बात को एतराफ करने में कोई कहीं हेजिटेशन नहीं फील करता। कहते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे किसी ने इतला दी कि 1 to 9 के जो कैंडिडेट हैं नून लीग के, वो लेस्को के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी जो हमला है क्या कहते हैं इलेक्शन का, वो लेस्को के मुलाजमीन है। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। और जिस तरह वन साइडेड इलेक्शन करवाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते तो कम से कम प्लेइंग फील्ड दे दें, थोड़ी बहुत दे दें, वो भी नहीं दी गई। जैसे लोग गिरफ्तार हुए, सारा कुछ हुआ। तो ये बात आप समझ लें कि पीटीआई पे गैर एलानिया एक पाबंदी है जी। और हालांकि आज टीएलपी का भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है, उसको लड़ने दिया गया और उन्होंने अपने बंदे का कैंपेन भी की, लेकिन पीटीआई को ये गुंजाइश सहूलत नहीं है महज। तो ये ज़िमनी इंतखाबात से मुझे इतने खुश फहमी भी नहीं थी कि कोई जमहूरियत का अलम बुलंद करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी इस्तना मिलना चाहिए, काजी फाइज साहब को भी मिलना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा किया है इलेक्शन के हवाले से, उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज जितनी भी अदम इस्तेकाम है उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, और वही सिस्टम अभी तक प्रिवेल कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लाहौर में उसी हल्के में हूँ 1 to 9 में, मैं तो बाहर भी नहीं निकला। क्यों, मैंने जो लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं आपको रिजल्ट अभी बता देता हूँ क्या आएगा शाम को, तो जरूरत क्या है किसी चीज में ऊपर। अच्छा, यहां तक आपने लोगों को कह दिया। अच्छा ठीक। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, एक जानिब पाकिस्तान में हम सियासत का अहवाल देखते हैं, दूसरी जानिब कल एक अमेरिका की मिसाल जहां पर ज़ोहरान ममदानी थे और दूसरी साइड पे ट्रंप थे, और खड़े होकर जिस तरह से गुफ्तगू की मुल्की मफाद को मुकद्दम रखते हुए उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया गया कि जहां पर कम अज़ कम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जहां पर एक दूसरे पर तनकीद का वक्त आया तो ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप पर तनकीद भी की, उनकी मौजूदगी में की। तो इस किस्म का एक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर नजर क्यों नहीं आता? तो बेहतरी तो हर जगह पर आ सकती है, तो यहां पर भी आ सकती है। नहीं, यहाँ देखें विंडिक्टिव सियासत है। यहाँ जब अपने हाथ में जब आती है चीज तो वो फिर आपको फिर आप तमाम का कायदा कानून सब कुछ भूल जाते हैं, आइन वगैरह सबको पामाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, जब ये दूसरे के हाथ में आती है इक़्तिदार की डोरी तो फिर आप जो है उसके ऊपर एतराज उठते हैं। और ये मतलब एक कहानी रही है, यही मुस्लिम लीग की है, यही पीपल पार्टी की है, पीटीआई की कहानी है, ये एक रियलिटी है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि अब जो अमेरिका की सियासत है उसमें भी अब जो मगरिब की सियासत है उसमें भी बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली आई है। आप देख लें कि किस तरीके से ज़ोहरान ममदानी का जिस तरीके से उन्होंने ट्रोलिंग की और आज तक वो जारी है, और किस तरीके से अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए कहा गया। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बरतानिया का दौरा किया, वहाँ सादिक खान के हवाले से जो उनके ख्यालात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और फिर जो एक ज़ोहरान ममदानी के हवाले से भी जो मामलात आए, और अभी भी जो है, ठीक है, आपस में जब वो मिल बैठेंगे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया था हमारे सोहेल आफरीदी साहब को, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिल के वर्किंग कर लें और अपने सूबे के हालात को बेहतर करें। बलूचिस्तान को भी मैं यही कहूँगा और सिंध को भी यही कहूँगा और पंजाब को भी यही कहूँगा कि तमाम जो है अपने मामलात को बालाए ताक रख के जो सियासी हैं कम से कम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का तो ख्याल करें। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अगर अमेरिका की अगर आप बात कर लें तो आपको पता है कि वहाँ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ज़ोहरान ममदानी जो है वो ही स्टिल कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया, लेकिन वो रियलिटी है। रियलिटी को अमेरिका में जो है वो माना जाता है क्योंकि वहाँ अदलिया का निज़ाम इंटैक्ट है। आपका अदलिया का निज़ाम जो है वो तो फिर आपको पता ही है, मैं इस पे क्या बोलूं।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक, अब आखिरी चंद मिनट्स हैं। हमाद हसन साहब और इसार राना साहब, आपसे लास्ट फ्यू कमेंट्स लेना चाहूँगा। तो हमाद हसन साहब, आप भी इस हवाले से बता दीजिएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने जिस तरह से सबको बताया है, मुझे तो जो और देखने वालों को भी यही तासुर मिलता है कि अभी तक बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि बेहतरी क्या है, कोई हल भी होगा जो आप मुझे जो है 1 मिनट में अगर बता सकें? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश क्यों नहीं है, बहुत कमज़ोर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं तो जमहूरियत हल्की फुल्की शक्ल में मौजूद है। पुख्तनख्वा में आज भी PTI की हुकूमत है जो निशाने पर है। मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमतें हैं, सिंध में बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये लोग आगे तो बढ़े ना, सियासी मकालिमे को, पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाएं। और इमरान खान यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन वो रोज़ रोज़ अगर यही करेंगे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई बात ही नहीं करनी है, वो ज़रा ये बयानिया भी जारी करें कि मैंने सियासी डायलॉग के अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। आज भी एक वफ्द तश्कील दे बैरिस्टर गौर की क़यादत में, और उनसे कहें कि जाए तमाम सियासी लीडरों को मिल आए, 1 पॉइंट एजेंडा पे उनको ले आए। मैं कुर्बानी देता हूँ, मैं जेल में रहूँ या मैं इक़्तिदार की तरफ, चले 5 साल तक। जी जी, आपका पॉइंट आ गया। इसी पर आखिरी एक कमेंट जो है इसार राना साहब से भी ले लेते हैं। इसार राना साहब, जो है राना सनाउल्लाह साहब का तो कहना था कि हम तो बैठने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आता। तो आप नहीं समझते कि सारी सूरत हाल को काबू करने के लिए डायलॉग की जरूरत है, मिल बैठना होगा, चाहे मुखालिफ जैसा भी हो? देखिए, वो यही कहते हैं ना, इमरान खान कहता है मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो वजीर आजम साहब ने जब फोन किया था और CM ने कहा था कि मेरी मुलाकात करवा दे, तो करवा देते। CM KPK ने जब पंजाब हुकूमत वज़ीर आला को खत लिखा कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, तो वो करवा देती। अगर वो नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है कि फिर बात कहीं और ही होनी चाहिए ना। अगर ये इस जोगे हों, वज़ीर आज़म बड़ा दिल करते हो, कहते आए आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, भाई जाएं, जाके मिल के आए, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं कहता हूँ। वज़ीर आज़म ने फिर क्यों कहा कि मैं बात करके बताऊंगा? और CM पंजाब को खत लिखा है उन्होंने इसी हवाले से, तो आप क्यों वजाहतें दे रहे हैं कि ये वो? भाई आप वजीर आला हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट आपके नीचे है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आपके नीचे है, आप IG जेल आपके नीचे है, तो आप किस चीज की वजाहतें दे रहे हैं? अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो कर सकता उसी से बात होगी। करें, आगे बढ़े ना, कुछ करके दिखा देना कि हमारे हाथ में कुछ है। बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप हमारे सीनियर तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला गुल साहब, आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मामलात कुछ इस तरह से हैं कि जो तमाम गुफ्तगू का एक नतीजा निकलता है वो यही है कि आवाम के लिए सोचना होगा, जो आवाम के लिए सोचेगा उसको फिर किसी और तरफ नहीं देखना होगा। आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।